हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। और इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं बाय इंजमाम सर, यानी कि स्वयं मेरे द्वारा। देखिए बेटा, पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा, उसका नाम था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेस हैं तो डेवलपमेंट है। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है बेटा? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस। ठीक है, हमने पढ़ा कि रिसोर्सेस क्यों जरूरी है और उससे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। सेकंड चैप्टर हमने क्या देखा बेटा? सेकंड चैप्टर हमने देखा बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसमें भी हमने रिसोर्सेस के बारे में बात करी, लेकिन इसमें हमने मेन बात करी बेटा फ्लोरा एंड फोना के बारे में। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी क्या है बेटा? फ्लोरा एंड फोना है, इस बायोडायवर्सिटी का पार्ट है। और हम इस बायोडायवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, हम इसमें डोमिनेंट पोजीशन के अंदर नहीं है। हमें प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत जरूरत है इकोलॉजिकल बैलेंस बने रहने के लिए। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वाटर रिसोर्सेस। या क्या वाटर भी एक सा संसाधन है? बिल्कुल है। वाटर से हमें पानी मिलता है, यानी कि पीने के लिए पानी मिलता है बेटा। वाटर मतलब पीने के लिए हमें पानी मिलता है। ठीक है, खाना बनाते हैं, वॉशिंग करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे इसी से बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर भी क्या करते हैं? हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो वाटर भी क्या है बेटा? रिसोर्सेस है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि वाटर क्या है, कैसे है, क्यों इसे प्रिजर्व करना चाहिए, क्या कारण है जिसकी वजह से इसके अंदर कमी आई है, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं बेटा, हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले से ही जानते हैं बेटा कि जो 3/4 एरिया है अर्थ सरफेस का, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि 75% जो अर्थ का सरफेस है बेटा वो वाटर से घिरा हुआ है। इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट या वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं बेटा, क्योंकि स्पेस से देखने में नीले रंग का दिखता है, क्योंकि पानी पानी चारों तरफ है। बट वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। लेकिन सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही है बेटा इसका जो फ्रेश वाटर के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। कैसे समझिए बेटा, मान के चलिए कि हमारे पास 100% पानी अवेलेबल है। अर्थ पे हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है? एज्यूम कर रहे हैं 100%। इस 100% में से बेटा जो 97% पानी है बेटा वो ओशियन वाटर है। कौन सा वाटर है बेटा? ओशियन वाटर है। और ओशियन वाटर कैसे नेचर का होता है बेटा? ओशियन वाटर होता है बेटा आपका सॉल्टी। तो ये पीने योग्य नहीं है, जाहिर सी बात है बेटा, सॉल्टी वाटर पीने योग्य नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो 97% तो यहीं पर ही खत्म हो गया। 97% पानी तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब जो 3%, अब देखिए इसमें से 2% जो है वो फ्रेश वाटर तो है, लेकिन वो आइस शीट्स के रूप में और ग्लेशियर्स के रूप में रखा हुआ है। यानी कि आइस शीट्स बर्फ की चादरें हैं और बर्फ के पहाड़ हैं बड़े बड़े। तो 2% तो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में है। अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन में अगर आप देखेंगे और हिमालयन माउंटेन रेंजेस में देखेंगे बेटा, जहां से नदियां मेल्ट होकर निकल रही है, फिर वो समुद्र में जाके मिल जाती है और ये पानी भी खारा हो जाता है। तो ये पानी भी हमारे किसी काम का नहीं है। बचा कितना बेटा? 1%। ये 1% जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है, इसी से हमारी जिंदगी चल रही है। और ये 1% कहां से आता है बेटा? ये रिवर्स से हमें मिलता है। ठीक, लेक्स से हमें मिलता है बेटा। ग्राउंड वाटर जो है बेटा वो भी 1% फ्रेश वाटर का ही सोर्स है। और साथ के साथ वाटर वेपर वगैरह वो भी 1% फ्रेश वाटर का ही क्या है बेटा? सोर्स है। तो ये 1% पानी है बेटा जो फ्रेश वाटर है हमारे पास, जो हम क्या करते हैं बेटा? डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ 1% पानी ही हमारे पास अवेलेबल है। और वो कहां से मिलता है बेटा? सरफेस रन ऑफ, यानी कि रिवर और लेक्स और ग्राउंड वाटर से हमें मिलता है। और याद रखना, वाटर रिसोर्सेज जो है बेटा लगातार रिन्यू होते रहते हैं और रिचार्ज होते रहते हैं थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमने पढ़ा है ना बेटा साइंस के अंदर, वाटर साइकिल होती है कि समुद्र में गर्मी पड़ती है, सॉरी सूरज की रोशनी से सूरज की गर्मी से समुद्र से क्या होता है? पानी भाप बन के उठता है, फिर वो बादल बन जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है, हवा के जरिए बादल आगे बढ़ते हैं, फिर पहाड़ों पे जाके वो थक जाते हैं, फिर वहां पे टूट जाते हैं, फिर बारिश गिरती है और बारिश वापस से बारिश का पानी जो है जमीन के अंदर समा देता है और ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है बेटा? वापस आपका फुलफिल हो जाता है। तो वाटर जो है बेटा वो एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स तो है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन याद रखना बेटा, लेकिन आप समझो बेटा कि अगर 3/4 अर्थ सरफेस जो है वो पानी से कवर है और वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, फिर भी काफी सारे ऐसे देश और ऐसे रीजन है बेटा जो अभी भी वाटर स्केर्सिटी से जूझ रहे हैं। वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 3/4 अर्थ सरफेस पे पानी होते हुए भी और वाटर के रिन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी काफी सारे देश ऐसे हैं, काफी सारे रीजन ऐसे हैं बेटा जो आज भी पानी की कमी से क्या हो रहे हैं बेटा? गुजर रहे हैं।
ऐसा प्रिडिक्ट भी किया गया है बेटा, क्यों प्रिडिक्ट किया, ऐसा 2025 से प्रिडिक्ट भी किया गया है कि लगभग 2 बिलियन पीपल लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी के अंदर आ जाएंगे। यानी कि लगभग 2 बिलियन पीपल्स, यानी कि 2 बिलियन पीपल्स लोग हैं बेटा जो वाटर स्कैर्सिटी से अफेक्टेड हो जाएंगे। और ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया गया है वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ से हमें यह समझ में आया कि वाटर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि इंडिविजुअल को, एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, तो इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी, सर वाटर स्कैर्सिटी यानी कि वाटर की कमी क्यों है और क्या जरूरत है वाटर को कंजर्व करने की और उसे मैनेज करने की। तो देखिए बेटा, हमने देखा कि अबंडेंस मात्रा में पानी है और रिन्यूएबल भी है, तो डिफिकल्ट है इमेजिन कर पाना कि कोई लोग जो है वो वाटर स्कैर्सिटी से गुजर रहे हैं। और जब हम वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं कि किसी रीजन में क्या है बेटा वाटर शॉर्टेज है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो रीजन जो है वो बेटा क्या है, ड्राउट प्रोन एरिया है बेटा, सूखा वाला एरिया है जहां पे बारिश बहुत कम होती है। हम इमीडिएटली क्या एसोसिएट करते हैं बेटा कि कहीं पे पानी की कमी है तो वहां पे रेनफॉल कम हो रही होगी या फिर वहां पे सूखा ज्यादा पड़ता होगा। और सूखे का नाम याद आते हैं हमें राजस्थान के डेजर्ट्स याद आ जाते हैं बेटा। हम इमेजिन करते हैं कि महिलाएं जो है, वुमेन जो है वो मटके ले लेके जा रही है बेटा, मिट्टी के दूर दूर तक लंबा सफर कर रही है और अपने साथ पानी को स्टोर करके लेके आ रही है ताकि अपने घर को चला सके। बात तो सही है, क्योंकि बेटा क्या है, वाटर रिसोर्सेज के जो सोर्सेस अवेलेबल होते हैं बेटा वो रीजन टू रीजन वेराई करते हैं। अब वेस्टर्न राजस्थान में आप देखोगे वाटर का सोर्स नहीं है तो वहां पे पर्सिपिटेशन कम होता है, तो वहां बारिश कम होती है। अब किसी एरिया में वाटर के सोर्सेज ज्यादा होंगे तो वहां पर्सिपिटेशन ज्यादा होगा, वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी। तो ये बात तो समझ में आता है बेटा कि वाटर के जो रिसोर्सेज हैं या वाटर के जो सोर्सेज हैं वो रीजन टू रीजन वेराई करेंगे और सीजन टू सीजन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट क्या करेंगे बेटा, वेराई करेंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है बेटा कि सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाता है, वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है। लेकिन सिर्फ इसी रीजन की वजह से वाटर स्कैर्सिटी नहीं है बेटा। वाटर स्कैर्सिटी और किस कारणों की वजह से है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है पानी का, एक्सेसिव यूज किया जा रहा है पानी का, और अनइक्वल एक्सेस है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। जैसे एससी एसटीज को कॉमन पॉन्ड से पानी पीने की अनुमति नहीं होती है, उनको वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता है। तो हाँ, सीजनल वेरिएशन तो जरूर है बेटा। वाटर स्कैर्सिटी के एक कारण क्या है बेटा, वाटर स्कैर्सिटी का एक कारण तो जरूर है सीजनल वेरिएशन, लेकिन साथ के साथ ह्यूमन बीइंग के जरिए जिसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिसका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, और जो अनइक्वल एक्सेस है बेटा पानी का अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, ये भी एक कारण है बेटा वाटर स्कैर्सिटी के पीछे। बताओ यहां तक समझ में आई है नहीं आई आपको चीजें बेटा? क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं, देख क्या लिखा हुआ है, वेयर इज देन वाटर स्कैर्सिटी लाइकली टू अकर। कहां पे वाटर स्कैर्सिटी आती है? तो अभी हमने पढ़ा बेटा हाइड्रो फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस, सन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। लेकिन देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एरिया या एक ऐसा रीजन है जहां पे भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो वाटर स्कैर्सिटी से गुजर रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एरिया के अंदर भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है फिर भी वो वाटर स्कैर्सिटी से गुजर रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और कंट्री के, हमारे देश के अंदर काफी सारे सिटीज का एग्जांपल है। तो देखिए बेटा, पहले हम इसके पीछे के रीजंस पढ़ेंगे। क्या रीजंस क्या है इसके पीछे? तो हम रीजंस को दो तरीके से समझेंगे, एक तो हम क्वांटिटेटिव बेस पे रीजन समझेंगे बेटा, और एक हम क्वालिटेटिव बेस पे रीजन समझेंगे बेटा। ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, वाटर स्कैर्सिटी के पीछे का कारण क्या है और क्वांटिटेटिव रीजन क्या है। देखिए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बेटा, वाटर की डिमांड जो है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वाटर क्या है, अनइक्वल एक्सेस है, यानी कि इक्वली एक्सेस नहीं है वाटर का सबके पास। दूसरा देखिए बेटा, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे पानी ज्यादा चाहिए, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए बट साथ के साथ फूड को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी चाहिए बेटा। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डोमेस्टिक यूज के लिए तो पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन साथ के साथ फूड की तो डिमांड बढ़ रही है, तो फूड गेन के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी बेटा। तो वाटर रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है बेटा, ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ताकि इरिगेटेड एरियाज को बढ़ाया जा सके ड्राई सीजन के दौरान। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ज्यादा फूड ग्रेन की डिमांड रहेगी बेटा, तो ज्यादा पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है ताकि फूड इरिगेटेड एरिया को बढ़ाया जा सके ड्राई सीजन के दौरान, यानी कि एग्रीकल्चर सीजन के दौरान। ठीक है? और एग्रीकल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेटा वाटर का, यानी कि सबसे ज्यादा पानी जो कंज्यूम करता है वो कौन सा सेक्टर करता है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। तो अब समय आ चुका है बेटा कि इस एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट के अंदर भी किसी क्रांति आई जिसमें हम ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जो कम पानी में भी क्या हो जाए बेटा, अच्छे से ग्रो हो जाए, और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात हो रही है बेटा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ रही है बेटा, उस फूड ग्रेन की डिमांड को पूरा करने के लिए इरिगेटेड एरिया को बढ़ाया जा रहा है
जिससे कि वो रिसोर्सेज का जो है वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेटा ड्राई सीजन के अंदर। तो अब ये समय आ चुका है कि एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा रिवोल्यूशन आए कि अब जो किसान है बेटा वो क्या करें बेटा, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप यानी कि जो कम पानी में भी क्रॉप ग्रो हो जाती है ऐसी क्रॉप्स के बारे में डील करें और साथ के साथ ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें बेटा, क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं बेटा, वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने टेलीविजन और एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा बेटा कि काफी सारे जो फार्मर्स हैं उनकी खुद के किसानों पे बेटा वेल्स और ट्यूबवेल्स भी होती है। ट्यूबवेल्स समझते हो बेटा, जिसमें जमीन के अंदर छेद करके मोटर से पानी, जमीन के पानी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ताकि वो भी अपने एरिया को इरिगेट कर सके, अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन आपने सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या होता है? देखिए बेटा, एक किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल करवा ली और बाकी किसान भी करवाते जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 100 किसान भी करवा लेंगे बेटा। अब हर एक किसान अपने खेत में ट्यूबवेल करवा लेगा तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, जैसे मान के चलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल पहले यहां था, अब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो वाटर रिसोर्सेज के जो फ्रेश वाटर के सोर्सेस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर वो तो रेनफॉल से बढ़ जाता है, प्रेसिपिटेशन जब होता है, जब ग्राउंड वाटर का लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन समझो बेटा रेनफॉल तो हो रही है कम और कंजप्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। समझ पा रहे हो, मतलब कंजप्शन तो इस लेवल पे है, इस लेवल पे कंजप्शन है, ठीक है, कंजप्शन इस लेवल पे हो रहा है और रेनफॉल हो रही है इस लेवल पे, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर लेवल कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा। इसका मैं हमेशा बेटा क्लास में एक एग्जांपल देता हूं कि जब 2019 में हमने मकान बनाया था एक एरिया में, आप एरिया नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, फिर भी लैंडमार्क एरिया है बेटा, है ना, कोटा का बढ़िया एक इलाका है। वहां पे जब हमने 2019 में घर बनाया था तो वहां पे जो हमने जब वहां पे ट्यूबवेल करवाई थी बेटा, तो वहां पे 100 फीट गहराई में पानी आ गया था। कितने फीट गहराई पे पानी आ गया था बेटा? 100 फीट गहराई पे पानी आ गया था। अब इन 5 सालों में क्या हुआ बेटा, वहां पे काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स वगैरह, घर वगैरह बन गए हैं और अब वहां पे पानी कितनी गहराई पे आ रहा है आप इमेजिन करोगे, अब वहां पे पानी जो है 1200-1300 फीट की नीचे से गहराई पे आ रहा है, यानी कि 1200-1300 फीट नीचे जाना पड़ रहा है तब जाके ग्राउंड वाटर का पानी मिल पा रहा है। अब आप समझिए बेटा कि कितना ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे हो चुका है बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। समझ पा रहे हैं बेटा, क्योंकि रेनफॉल तो हो रही है कम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कंजप्शन जो है दिन पर दिन क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। तो कंजप्शन बढ़ता जाएगा, हर कोई अपने घर में ट्यूबवेल करा लेगा तो उससे क्या होगा बेटा, ग्राउंड वाटर का लेवल रिड्यूस होगा ही होगा और बारिश तो कम हो ही रही है क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज होता जा रहा है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेस को क्या करने में लगे हुए, खराब करने में लगे हुए हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई बेटा चीजें? चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है बेटा कि आजाद भारत के बाद हमने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा और लोगों को अपॉर्चुनिटीज में मिली। आजकल काफी सारी इंडस्ट्री जो है इंडिया में आ चुकी है बेटा, एमएनसीज आ चुकी है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट की वजह से काफी सारी एमएनसी जो है बेटा वो इंडिया में आ चुकी है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है बेटा, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज को क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो जो हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटा, ठीक है। इंडस्ट्री जो है बेटा वो हैवी यूजर्स होती है वाटर की और उनको पावर चाहिए बेटा उसे रन करने के लिए, और ये सारी की सारी पावर कहां से आ रही है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आ रही है, कि पानी से आ रही है। और देखिए बेटा अर्बन सेंटर जो है लगातार खुलते जा रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, और अर्बन लाइफस्टाइल को पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए बेटा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्सेज जो लिमिटेड अवेलेबल है वो भी खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। अगर आपने किसी हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज को देखा हो बेटा, तो उन्होंने भी अपने क्या कर रखा है बेटा, ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस को क्या कर रखा है बेटा, इंस्टॉल कर रखा है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, पानी को कंज्यूम कर सके। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? इससे क्या हो गया बेटा, काफी सारी सिटीज में पानी का लेवल कम हो गया है। जैसे बैंगलोर का एग्जांपल अभी चल रहा है बेटा, करंट में देखे तो बैंगलोर में काफी ज्यादा पानी की समस्या आ रही है, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पानी की समस्या आ रही है। तो ये बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की वजह से ये कारण है बेटा, कि जिस वजह से पानी जो है वो क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे बेटा, किसके, पानी के कम होने के। अब हम बात करेंगे बेटा क्वालिटी के बारे में, कि क्वालिटेटिव रीजंस क्या है पानी की स्कैर्सिटी की वजह। तो देखिए क्या कोई ऐसे रीजन अवेलेबल है जहां पे भरपूर मात्रा में पानी अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो लोग प्यासे हैं? तो हाँ, ऐसा कब हो सकता है बेटा, जो पानी अवेलेबल है वो किस क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है। और ये बैड क्वालिटी का पानी होता कैसे, देखिए बेटा समझिए, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो भी नदियों में जाके मिल जाता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इंडस्ट्री उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना ही नदियों में डिपॉजिट कर देती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारे के सारे इस पानी को क्या बना रहे हैं बेटा, हजार्डियस बना रहे हैं और वो ह्यूमन बीइंग के लिए फिट
नहीं है। हालांकि सरकार के जरिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं बेटा कि पानी की क्वालिटी को सही किया जा सके और हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वाटर दिया जा सके, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जल जीवन मिशन चलाया गया था बेटा। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी बेटा? 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी जल जीवन मिशन की। इसका नारा क्या था बेटा? कि हर खेत को पानी। क्या नारा था बेटा? इसको हर खेत को पानी या हर घर को पानी, इसका नारा था बेटा। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? कि हर गांव वाले एरियाज में, इसका उद्देश्य क्या था जल जीवन मिशन का बेटा? कि हर एक गांव वाले एरिया में एक एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने योग्य पानी वहां पे प्रोवाइड करवाया जाए। कितना? 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के घर में डेली बेसिस पर 55 लीटर पानी उससे क्या करवाया जाए? प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो एक सेफ वाटर और एक फर्टाइल वाटर को क्या कर सके बेटा? कंज्यूम कर सके। क्योंकि क्या हो रहा है बेटा? पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब कर दी जा रही है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो उससे क्या हो रहा है बेटा? पीने योग्य पानी नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ध्यान में लिया और जल जीवन मिशन के तहत ये टारगेट रखा गया कि हर गांव के अंदर एक पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा 55 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। क्लियर बेटा? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा बेटा? कि बहुत जरूरी है इन वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना और कंजर्व करना, ठीक है, ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और अपने आप को हेल्दी हजार से भी बचा सकें बेटा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके और आने वाली जनरेशन भी इस पानी का मजा चख सके बेटा। क्लियर है बेटा? तो अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली बेटा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी बेटा। क्वालिटेटिव रीजन से बेटा वाटर स्केर्सिटी के पीछे, क्वांटिटेटिव रीजन से बेटा वाटर स्केर्सिटी के पीछे। सर अब इसके सॉल्यूशंस भी बताइए। तो सॉल्यूशंस देखिए बेटा, हम कैसे कर सकते हैं पानी को कंजर्व। तो देखिए बेटा, क्या इतिहास में भी सर पानी को कंजर्व करने की बात की गई है क्या? तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे बेटा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से बताते हैं बेटा कि एशियन टाइम्स से ही पानी को स्टोर करने की और पानी को कंजर्व करने के कदम उठाए गए हैं। काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट को डैम्स देखने को मिले हैं इतिहास में, रिजर्वियर्स और लेक्स देखने को मिले हैं, एम्बैंकमेंट्स और कैनाल्स देखने को मिले हैं इरिगेशन के लिए। मतलब ये सरप्राइज वाली बात नहीं है कि इतिहास के अंदर भी क्या हुआ था बेटा? पानी को कंजर्व करने के काफी सारे कदम उठाए गए थे, जो आज के मॉडर्न इंडिया में भी उठाए जा रहे हैं। सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए कि इतिहास में किस तरीके से वाटर को प्रिजर्व करने की टेक्निक्स अपनाई गई। तो देखिए, फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। कब की? फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट। फर्स्ट सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है बेटा। श्रृंगावेरापुरा इलाहाबाद के पास में बेटा एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिसमें गंगा के पानी को स्टोर किया जाता था। ये सब एग्जांपल्स है कि एशियन हिस्ट्री के दौरान क्या कदम उठाए गए थे पानी को कंजर्व करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने टाइम पे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करवाया था बेटा। ठीक है, काफी सारे हमें इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं बेटा, कलिंगा उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के अंदर, बेनूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक यानी कि भोस्ता लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक को बनवाया गया बेटा। और 14वीं सेंचुरी में इल्तुतमिश ने एक टैंक का फॉर्मेशन करवाया था, इसका नाम है हौस खास, दिल्ली के अंदर। किसने करवाया था फॉर्मेशन? इल्तुतमिश ने बेटा, ताकि सिरी फोर्ट एरिया तक पानी पहुंचाया जा सके। यानी कि एशियंट हिस्ट्री के टाइम पे भी जो रूलर्स रहे थे बेटा, उन्हें इस पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में पता था और इस पानी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने काफी सारे क्या किए थे बेटा? कदम भी उठाए थे। तो सर ये डैम्स वगैरह बनवाए, डैम्स होते क्या है? व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेज वाटर? डैम्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा डैम्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, a dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment। यानी कि एक बहती हुई नदी के बीच में जो एक बैरियर बना दिया जाता है बेटा कंक्रीट का, और इसके पीछे जो पानी भरा हुआ रह जाता है, इस भरे हुए पानी को ही क्या कहा जाता है बेटा? डैम कहा जाता है। और इस कंक्रीट वाले जो ये बैरियर है, इसमें जो गेट बनाए जाते हैं बेटा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पिलवे। याद रखना बेटा डैम क्या है? डैम जो है इस रिजर्वियर के बारे में बात हो रही है, रादर देन द स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कंक्रीट का, ये डैम नहीं है, इसके पीछे जो पानी भर गया है बहुत सारा, इसे क्या कहा जाता है बेटा? डैम कहा जाता है। अब जब बारिश बहुत तेज आएगी और पानी नदी का लेवल बढ़ेगा, तो ये गेट खोल के क्या किया जाएगा? स्पिलवे को खोल के इस पानी को आगे सर्कुलेट किया जाएगा। याद आ जाएगी बेटा बात। और डैम्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू द हाइट। स्ट्रक्चर के आधार पर दो डैम्स बनते थे भाई। एशियंट हिस्ट्री के टाइम पे टिम्बर डैम्स भी बनते थे, यानी कि लकड़ी के डैम्स भी बनाए जाते थे, और आज के टाइम पे कंक्रीट के डैम्स बनाए जाते हैं। और हाइट के अकॉर्डिंग लो डैम्स बनाए जाते हैं, मीडियम हाइट डैम्स बनाए जाते हैं और हाई डैम्स भी बनाए जाते हैं।
तो याद रखना बेटा, डैम क्या होते हैं? डैम एक नदी के फ्लो को डिस्टर्ब करके उसके बीच में एक बैरियर बना दिया, उसके पीछे जो रिजर्वियर इकट्ठा हो जाता है उसे डैम कहा जाता है। और जो डैम के और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पिलवे बने होते हैं, जब नदी का लेवल बढ़ता है बारिश के टाइम पे तो उनको गेट को खोल के उस पानी को आगे सर्कुलेट किया जाता है। डैम्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर और एक होता है हाइट के आधार पर। स्ट्रक्चर जो होता है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टिम्बर डैम्स और कंक्रीट डैम्स। अब टिम्बर डैम्स नहीं बनते बेटा, कहीं बैकवर्ड इलाका में बनते हो तो बनते होंगे। और हाइट के आधार पर क्या होते हैं? लो डैम्स होते हैं, मीडियम डैम्स होते हैं और हाई डैम्स होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए ये डैम आपको समझ में आ गए। अब देखिए बेटा, तो डैम्स हम कैसे करते हैं बेटा पानी को कलेक्ट? देखिए क्या लिखा हुआ है, डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट। क्या बात हो रही है बेटा कि इतिहास में जो डैम्स बनाए जाते थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि पानी को प्रिजर्व करके एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट किया जाए। क्या बात कर रहे हैं बेटा कि जो इतिहास में डैम्स बनाए जाते थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि पानी को सेव करके एग्रीकल्चर फील्ड्स को इरिगेट किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे जो डैम्स बनाए जाते हैं उनका सिर्फ मेन पर्पस इरिगेशन नहीं है। इरिगेशन तो करना ही है, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है, वाटर को सप्लाई भी करना है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड को भी कंट्रोल करना है, रिक्रिएशन यानी कि वाटर एक्टिविटीज भी करवानी है, इनलैंड नेविगेशन स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट भी रखना है और फिश ब्रीडिंग भी करवानी है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? इसीलिए इन्हें कहा क्या गया है बेटा? मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा गया है। पहले के टाइम पे जो डैम हुआ करते थे बेटा उनका सिंगल पर्पस हुआ करता था कि एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट किया जाए। लेकिन अब जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनके मल्टीपर्पस हैं, एक से ज्यादा पर्पस हैं। क्या क्या? इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग। ठीक है, इसीलिए इन डैम्स को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा गया है बेटा, क्योंकि इसमें पानी का जो है बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सतलज और व्यास नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बेटा, उससे हाइडल पावर भी बनाई जाती है और इरिगेशन एरिया में भी काम किया जाता है। जो हीराकुड प्रोजेक्ट, ये हीराकुड डैम बना हुआ है महानदी के ऊपर बेटा, ठीक है, उड़ीसा में, उससे क्या होता है बेटा? वाटर को कंजर्व भी किया जाता है और फ्लड को कंट्रोल भी किया जाता है। यानी कि अब जो डैम्स बनाए जा रहे हैं वो क्या है बेटा? मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा? ठीक है, और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इन डैम्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि उन्होंने क्या बोला डैम्स को बेटा कि ये आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा? इसलिए कहा बेटा क्योंकि इन पानी को सेव करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा रहे हैं जिससे कि विलेज इकोनॉमी बढ़ रही है, साथ के साथ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं जिससे कि अर्बन इकोनॉमी बढ़ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा? इसलिए कहा बेटा कि उसकी इस डैम के पानी से एग्रीकल्चर एरिया बढ़ता है जिससे विलेज की इकोनॉमी बढ़ती है, और इन डैम्स के पानी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आगे बढ़ता है जिससे कि अर्बन इकोनॉमी बढ़ती है। तो अर्बन इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है और विलेज इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से पुकारा गया। क्लियर है बेटा? और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इन्हें क्यों कहते हैं ये भी हमने यहां पे समझ लिया, और डैम क्या होते हैं बेटा ये भी हमने यहां पे क्या कर लिया है बेटा? अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास है। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बेटा। एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर के साथ ही हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या कर लेंगे बेटा? डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।